सभी को हेलो। और आज हम लोग बात करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में जो डिफरेंट टाइप्स के बैंक होते हैं, अलग अलग तरीके के बैंक। जैसा कि हम देखते हैं कि जब आप कोई मिठाई की दुकान पे जाते हो तो किसी को जलेबी पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को लड्डू पसंद है। तो हर आदमी अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी मिठाई लेता है। उसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर में भी इकोनॉमिक सेक्टर में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस हिसाब से बैंक डेवलप्ड होते हैं। तो आज हम जो है वो बात करेंगे बैंकों के जो विभिन्न प्रकार हैं उनकी। सबसे पहले बैंक होते हैं डेवलपमेंट बैंक। चूँकि हम सब लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जीवन में विकास करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम जीवन में आगे बढ़े, तो डेवलपमेंट बैंक का रोल उसमें सबसे आगे होता है। और ये बैंक क्या स्पेशलाइज बैंक हैं। ये बैंक स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। क्योंकि डेवलपमेंट का काम गवर्नमेंट कर सकती है, जिसको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, और प्राइवेट सेक्टर यानी इंडिविजुअल्स, प्राइवेट ग्रुप ऑफ कंपनीज, वो डेवलपमेंट का काम करती है। नई इंडस्ट्री लगाना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, नए नए ट्रेड सेक्टर्स को डेवलप करना। तो इन सब कामों के लिए जो लोन दिया जाए वो काम है डेवलपमेंट बैंक्स का। तो ये प्रोवाइडिंग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। दूसरा, परफॉर्मिंग वेरियस प्रमोशनल रोल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वेरियस सेक्टर्स हैं इकोनॉमिक्स के। आप खाली एक इंडस्ट्री के ऊपर नहीं बढ़ सकते, आपको इंडस्ट्री के साथ में एग्रीकल्चर भी चाहिए, एग्रीकल्चर के साथ में सर्विस सेक्टर भी चाहिए, सर्विस सेक्टर के साथ में आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी चाहिए, आपको रूरल इकोनॉमी डेवलपमेंट वाला भी चाहिए, आपको हाउसिंग फाइनेंस भी चाहिए जो हाउसिंग सेक्टर को डेवलप करे। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को डेवलप करने का काम जो बैंक करे या जो इंस्टीट्यूशंस करे उनको बोलेंगे डेवलपमेंट बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अब हम देखते हैं कि अगर एग्रीकल्चर बैंक में डेवलपमेंट करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो आपका है नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म हमने देखा था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपके अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलप करने हैं तो आपके पास है एक्सिम बैंक जो आपका डेवलप करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को। फिर हमको अगर हाउसिंग सेक्टर डेवलपमेंट करना है, क्षमा कीजिए, हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक को डेवलप करना है तो नेशनल हाउसिंग बैंक डेवलप करता है हाउसिंग सेक्टर को। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आईडीबीआई, सीडीबी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, नेफेड और आईआईबीआई। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस और बैंक किसके लिए हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, हाउसिंग सेक्टर के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने कहा भारत क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का देश है। कृषि में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार वृद्धि जो है वो सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न कौन सा क्षेत्र कर रहा है? कृषि कर रहा है। तो कृषि के ऊपर सरकार का शुरू से ध्यान रहा और इसके लिए सरकार अलग अलग टाइम पे प्रयास करती रही और उसको मेजर बूस्टअप देने के लिए इस्तेमाल किया गया। रूरल डेवलपमेंट बैंक का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कब बना? 12 जुलाई 1982 को। और इसका जो कमेटी थी, जो क्रैफी कार्ड कमेटी, उसके चेयरमैन थे शिवा रमन। कमेटी भी बोलते हैं, क्रैफी कार्ड कमेटी भी बोलते हैं। और कभी अगर ये क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ नाबार्ड,
फादर ऑफ नाबार्ड, तो ये है शिवारमन। और ये शिवारमन भाई साहब नाबार्ड के पहले चेयरमैन भी थे। जैसे हम बोलते हैं ना कि फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन या फादर ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, तो हम जो नाम लेते हैं कि भाई कुरियन ने जो है बहुत काम किया और उसका जो जन्मदिन है 26 नवंबर, उसको हम नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। उसी तरह अगर कोई क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ नाबार्ड, तो फादर ऑफ नाबार्ड जो है शिवारमन। इसी तरह जैसे फादर ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन या ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो उसके लिए बहुत फेमस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे स्वामीनाथन, उनका नाम लिया जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आए फादर ऑफ नाबार्ड, तो वो है शिवारमन। इसका ऑब्जेक्ट भी वही है, अपलिफ्ट रूरल इंडिया, रूरल नॉन फार्म सेक्टर, यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर और जो एग्रीकल्चर से इतर प्रवृत्तियां हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनका डेवलपमेंट करना। और नाबार्ड को जवाबदारी दी गई कि भाई जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, क्योंकि इनका भी काम ग्रामीण क्षेत्रों में करना है, तो उन दोनों को भी रेगुलेट कौन करेगा? नाबार्ड करेगा। आरआरबी को लाइसेंस कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरआरबी तो 1975 में पहला बन गया था, प्रथम बैंक मुरादाबाद में। लेकिन नाबार्ड कब बना? 82 में। यानी नाबार्ड बनने के बाद में आरआरबी को भी जवाबदारी जो है वो इसको दे दी गई, नाबार्ड को। और इसी तरह जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे, जो हमने देखा था स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, वो उनकी जवाबदारी दे दी गई नाबार्ड को। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी, बैंकिंग एक्टिविटीज़ होगी, उनका अपलिफ्टमेंट के लिए काम होगा, उनके जीवन उत्थान का काम होगा, तो उसका बॉडी सबसे बड़ा कौन है? नाबार्ड। नाबार्ड एक पूरा बोर्ड है और नाबार्ड बोर्ड में टोटल 13 मेंबर्स होते हैं। 13 में से 2 मेंबर्स तो फुल टाइम है, होल टाइम जिनको हम बोलते हैं, और 11 मेंबर जो हैं, ये जो होल टाइम बोर्ड मेंबर्स हैं, वो नाबार्ड के एक तरह से एम्प्लॉय होते हैं, जो एक्स ऑफिसो बोर्ड मेंबर बन जाते हैं। और 11 मेंबर जो हैं डिफरेंट फील्ड के, रूरल इकोनॉमिक्स के जो हों, एग्रीकल्चर के कोई हों, एनवायरनमेंट का कोई हो सकता है, नॉन फार्मिंग सेक्टर के हो सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट वाला हो जाए, फिशरी का हो जाए, जो डिफरेंट फील्ड, हैंडीक्राफ्ट्स का हो जाए, यानी डिफरेंट फील्ड के स्पेशलाइज पर्सन को नाबार्ड के बोर्ड में लिया जाता है। और नाबार्ड का जो है इनिशियली कॉर्पोरेट फंड रखा गया 100 करोड़ और ऑथराइज कैपिटल रखी गई 5000 करोड़। 2017 में और नाबार्ड का जो इनिशियल बनाया गया था, तो नाबार्ड में इनिशियली शुरुआत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों इसमें इक्विटी में भागीदार थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत की केंद्रीय सरकार, वो दोनों भागीदार थे। 2017 में नाबार्ड बिल में एक बड़ा परिवर्तन किया गया नाबार्ड में, और सबसे पहले इसकी ऑथराइज कैपिटल 5 गुना बढ़ा के कर दी गई 30,000 करोड़। यानी आज अगर क्वेश्चन आता है कि भाई नाबार्ड की ऑथराइज कैपिटल कितनी? 30,000 करोड़। पहले कितनी थी ऑथराइज कैपिटल? 5,000 करोड़। तो ये एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नाबार्ड से निकल गया। वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी 100% गवर्नमेंट का ही है और नाबार्ड भी 100% गवर्नमेंट का ही है, लेकिन इसमें रिजर्व बैंक ने अपने हाथ, इसको रिजर्व बैंक को बोला कि आप अपनी इक्विटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दीजिए, यानी कि ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओन्ड बैंक हो गया है। क्योंकि पर्पस गवर्नमेंट का ये है कि रिजर्व बैंक जो है वो दूसरे कामों पे ज़्यादा ध्यान दे और जो रूरल सेक्टर है उसका सारा काम जो है वो नाबार्ड करे। इनडायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी देखे, लेकिन डायरेक्टली जो सारा काम है वो नाबार्ड के माध्यम से होना चाहिए। हमने देखा कि
जब 1980 वक्त में ये एक्ट आया था तो उसमें ये प्रावधान था कि सेंट्रल गवर्नमेंट 51% कैपिटल तो मिनिमम उसकी रहनी ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने कहा कि भाई गवर्नमेंट का ही बैंक हो गया, 51% आपके हो गए तो। और जब 2017 का कानून आया और 2017 में क्या किया, जो शेयर कैपिटल थी जो आरबीआई के पास थी उसकी वैल्यू की गई 20 करोड़ और वो 20 करोड़ का अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को देगा। यानी कि इसमें तीन चीज़ें हो गई। जब 1981 में एक्ट आया, क्योंकि हमने देखा 1982 में ये चालू हुई थी, प्रारंभ हुई थी नाबार्ड, तो एक्ट पहले ही आएगा। 81 में एक्ट आया और एक्ट में ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलके 51% की कैपिटल तो होनी ही चाहिए। यानी कि सरकार का और आरबीआई का मिलके 51% होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, 2017 में क्या कर दिया, इसमें परिवर्तन लाया। ऑथराइज कैपिटल 5,000 करोड़ से बढ़ा के कर दी 30,000 करोड़। और ये कर दिया कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो 51% कम से कम होना चाहिए। यानी कि पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई मिलके होता था। अब 2017 के कानून से क्या कर दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसमें से निकल गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 51% होना चाहिए। और एज ऑफ नाउ नाबार्ड में 99% कैपिटल जो है, इक्विटी जो है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और जो रिजर्व बैंक के पास शेयर थे उनकी वैल्यू की गई 20 करोड़। यानी कि ये 20 करोड़ रुपए जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। क्षमा कीजिए एक मिनट। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा बैंकों के हेडक्वार्टर बॉम्बे में ही है, महाराष्ट्र में। अब नाबार्ड जो काम कर रहा है, क्योंकि ये एपेक्स बॉडी है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने की, कृषि की अर्थव्यवस्था को गति देने की, तो इसके लिए नाबार्ड भी अपने जो अलग अलग सब्सिडरीज के माध्यम से काम करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्राइम मिनिस्टर अकेला ही काम नहीं कर सकता, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स हैं। फिर जैसे मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर है, तो फाइनेंस मिनिस्टर में एक कॉर्पोरेट अफेयर्स का अलग मिनिस्टर होगा, बैंकिंग का अलग मिनिस्टर होगा, रूरल सेक्टर के लिए अलग एक मिनिस्टर होगा। इसी तरह के एग्रीकल्चर मिनिस्टर अलग होता है जो एग्रीकल्चर का काम देखता है। उसी तरह नाबार्ड रूरल एरियाज़ में जो काम करने हैं पूरे भारत भर में, तो उसके लिए अपने अलग अलग सब्सिडी बनाई है और अपने इन सब्सिडीज़ के माध्यम से नाबार्ड का जो ऑब्जेक्ट है उसको वो पूरा करते हैं। तो सबसे पहली सब्सिडी है नब किसान। नब जो वर्ड है वो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक के लिए आता है और किसान मतलब किसान। अब ये नव किसान जो है वो बना 1997 में और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में आरबीआई के पास इसको रजिस्टर्ड किया गया। और इसका सबसे बड़ा काम क्या है नब किसान का, कि ये जो फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, इनको लोन देती है जिसको हम बोलते हैं एफपीओ। और अब तक लगभग 1200 प्लस एफपीओ को इसने लोन दिया हुआ है। फार्मर प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझिए कि मान लीजिए कि नागपुर में संतरे बहुत हो रहे हैं, तो वहाँ जो एक प्रोडक्ट है संतरे, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है
वो हो गया फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। गेहूं की खेती वाले उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो बनते हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये नव किसान जो है वो फाइनेंस करता है, या उनको भी फाइनेंस करता है जो इनको फाइनेंस करते हैं। यानी कि कोई मान लीजिए, क्योंकि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, कोई मान लीजिए कि इनको फाइनेंस कर रहा है फार्मर प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनको भी नव किसान जो है वो फाइनेंस कर लेता है। मूल उद्देश्य क्या है कि भाई जिसको ज़रूरत है वो हाँ किसानों को अपना पैसे के कारण से काम उसका नहीं रुके। NKLF is providing support for livelihood engaged income generating activities by extending credit to panchayat level federations, trust societies and section 25 companies। यानी कि मूल रूप से ये जो है फार्मर्स प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, उनको जो है यह लोन देता है, एंड इट इज द बिगेस्ट लेंडर इन द FPO इकोसिस्टम। और ये भारत के 21 राज्यों में, कितने राज्यों में? 21 राज्यों में काम करता है, और 2 यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर और पांडेचेरी, इन 2 में ये काम करता है नव किसान। और नव किसान बनाने में जो मुख्य भूमिका रही वो एक तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, इसकी मुख्य भूमिका थी, और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के अलावा कुछ कॉमर्शियल बैंक्स जैसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, उन लोगों ने भी इसको डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया। दूसरा है नब फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब हम क्या समझते हैं? किसी चीज को मजबूत करना, किसी चीज को मजबूत करना। अब नब फाउंडेशन कब बना है? न्यूली फॉर्म्ड, यानी कि ये बहुत पुराना नहीं है। ये नब फाउंडेशन जो है आपके 2019 में बना है। और नब फाउंडेशन क्या करता है? मल्टीपल challenges that rural India faces each day, strength and experience from the thousands of development projects grounded by its parent body NABARD in multiple domains in association with a vast area of development like central and state government, civil society organization, bank, agri university and host of other channel partners। यानी कि नब फाउंडेशन जो है वह अपनी जो एक्सपर्टीज़ है एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल सेक्टर में, तो उसके जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने हैं तो वो काम के लिए अपनी सहायता देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, आपके पंचायत लेवल का हो, उनका जो भी है उनको नब फाउंडेशन अपनी एक्सपर्टीज़ की सहायता देता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये एक नाबार्ड का एक सबसे नई जो है वो सब्सिडी बनी है। नबकॉन्स, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो क्या करते हैं? वो IT के सेक्टर में अपनी सेवाएं देते हैं। इसी तरीके से नाबार्ड जो है वो रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमीज क्षेत्र में बहुत स्पेशलाइज है। तो ये जो है ये कंसल्टेंसी देते हैं एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड एलाइड एरियाज। यानी कि ये जो है वो मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को रूरल एरियाज में कुछ एग्रीकल्चर का लिए करना है, तो वो नबकॉन्स के पास जाएंगे, भाई हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, आप हमारी हेल्प कीजिए। और वहाँ पे जो है नाबार्ड की जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है वो हेल्प करती है। इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली में,
मुंबई, हैदराबाद और गुवाहाटी में जोनल ऑफिस है, यानी वेस्ट, साउथ और ईस्ट, और नॉर्थ में इसका हेड ऑफिस हो गया। और 29 इसके प्रिंसिपल कंसल्टेंट ऑफिसेज हैं, ब्रांच समझ लीजिए। और तो इन्होंने 2500 के ऊपर असाइनमेंट जो है अपने फुलफिल किए हैं। एक्सपर्ट्स एंड सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिटीज प्रोवाइडिंग नेसेसरी support in planning and execution of project to over 400 clients across India and globally, और particularly रूरल डेवलपमेंट में। इसके नाम से ही है कि भाई आपको सलाह सूचन देना है, आपको इसकी एक्सपर्टीज का लाभ लेना है, उसके लिए नाबार्ड की ये कंसल्टेंसी सर्विसेज है। नव संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है ट्रस्टीशिप। हम कहते हैं ना कि भाई हम इस सारे संरक्षण में आ गए हैं। तो ये 2020 में बनी, और इसका जो बनाया गया वो एज ए ट्रस्टी कंपनी के रूप में बनाया गया कि भाई जो भी है, मान लीजिए कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन देना चाहता है कि भाई मुझे यहाँ पे इस सेक्टर में देना है, तो वहाँ पे एज ए ट्रस्टी नव संरक्षण जो है काम करेगा, उनकी क्रेडिट गारंटी देगा। और आज की तारीख में ये 2 क्रेडिट गारंटी स्कीम इनकी चल रही है। एक तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में, यानी इस सेक्टर में क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में किसी को लोन देना है तो ये अपना क्रेडिट गारंटी जो है वो देता है एज ए ट्रस्टी। दूसरा ये क्रेडिट गारंटी देता है फार्मर्स प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का, जो है जो हमने देखा था कि सबसे पहले नव किसान में। तो ये 2 क्रेडिट गारंटी स्कीम इसकी भी चला रहा है। एक तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्म इसके साथ में जोड़ दिया, और दूसरा फार्मर प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के लिए ये क्रेडिट गारंटी स्कीम का काम करता है एज ए ट्रस्टी। और ऑब्जेक्ट देखिए सबका एक सस्टेनेबल एंड इक्विबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि इसका भी काम वही है कि सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब कि जो अपने पाँवों पे खड़ा हो सके, दूसरे की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़े। तो हमारी इस तरह की इकोनॉमी बने कि अपने पाँव पे खड़ी हो और इक्विटेबल, यानी कि समान रूप से उसका लाभ सबको मिले। तो ये उद्देश्य के साथ में इसको बनाया गया है। और बिल्डिंग ट्रस्ट फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी, यानी कि एक ट्रस्ट क्रिएट हो कि भाई नहीं, गाँवों में भी समृद्धि आ सकती है, आप खाली शहरों की तरफ न जाएं। फिर है समृद्धि, नव समृद्धि। नव समृद्धि का मतलब क्या हुआ कि खाली एग्रीकल्चर से ही समृद्धि नहीं आएगी, दूसरे सेक्टर भी हैं, जैसे डेयरी फार्म है, फिर आपके हैंडीक्राफ्ट्स हैं गांवों में, फिर आपके फिशिंग है, फिर आपके एनिमल हस्बेंड्री है। यानी कि जो डिफरेंट जो एरिया हैं उनमें भी समृद्धि आए, उनका भी डेवलपमेंट हो। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नव समृद्धि का? टू प्रोवाइड फॉर प्रमोशन, एक्सपेंशन, कॉमर्शलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इन नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस, एमएसएमई, हाउसिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ईटीसी। मान लीजिए कि हमको ग्रामीण क्षेत्र में हाउसिंग को बढ़ाना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट वहाँ पे आए, क्योंकि जब आप किसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे तो आपको सब सेक्टर देखने पड़ेंगे। तो खाली खेती, खाली ज़मीन से अन्न उपजा दो,
खाली एक उससे तो होना नहीं है, आपको ज़मीन से अनुपजायज आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी भी उसको मंडी तक ले जाने के लिए। जो किसान होंगे उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी, उनकी फैमिलीज़ को एजुकेशन चाहिए। तो ये सब सेक्टर के लिए नव समृद्धि क्या करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है। यानी उद्देश्य क्या है कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो भी हैं उनके लिए ये प्रोवाइड करता है। और अभी 3 चीज़ें इसने फोकस में ली है, फोकस सेगमेंट्स, यानी इन तीनों पे इसका फोकस है। ग्रीन फाइनेंस, इसका मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, वेलनेस, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, क्योंकि 12 माह लगभग हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी मिलती है, पानी है, विंड एनर्जी है, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं। तो गाँव में इसके बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। ये इसका फोकस एरिया। फैब्रिक एंड टेक्सटाइल वैल्यू चेन, अब देखिए गांव में किसान अपना कपास उगाता है और कपड़ा उससे बनाता है, लेकिन उन कपड़े की अगर प्रिंटिंग वहाँ हो जाए, डाइंग हो जाए, स्टिचिंग हो जाए, तो ये फैब्रिक को क्या है, वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो इस काम के लिए भी फैब्रिक एंड टेक्सटाइल वैल्यू चेन भी ये करेगा। हैंडीक्राफ्ट वैल्यू चेन, अब मान लीजिए गाँवों में हमारे हैंडीक्राफ्ट के आइटम बनते हैं, उनको वहाँ मार्केट मिल जाए, उनके लिए फाइनेंस मिल जाए, उनके लिए एक ऐसी जगह हो जाए जहाँ से उनको पूरा गाइडेंस मिल जाए, तो ये सारा हैंडीक्राफ्ट में हमारा वैल्यू चेन हो गया। तो इस तरह के ये 3 इसने सेक्टर अभी फोकस एरिया इसका रखा गया है। फिर है नब फिन्स, ये नब फिन्स एज ए MFI, MFI का मतलब होता है माइक्रो फाइनेंस। MFI का मतलब माइक्रो फाइनेंस, यानी कि ये ऐसी NBFC बनी जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस के लिए काम करती है। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट एज ए मॉडल NBFC इन द कंट्री विच विल फैसिलिटेट सेटिंग अप बेंचमार्क एंड स्टैंडर्ड फॉर द MFI सेक्टर। हमने ही देखे पढ़िया था कि देखिए बंधन बैंक माइक्रो फाइनेंस से बैंक बना, उसी तरीके से इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था कि एक मॉडल NBFC हो माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए, ताकि उसका एक जब एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाएगा तो गवर्नमेंट बोले कि जितने भी NBFC माइक्रो फाइनेंस में हैं वो इस मॉडल का अनुसरण करें। और ये छोटे छोटे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे डोर स्टेप पे जाके लोन देती है, डोर स्टेप से जाके उनका रीपेमेंट कलेक्ट करती है, और ये माइक्रो फाइनेंसिंग के जरिए रूरल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही है। इसमें इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, और दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें एलिमिनेट की गई है, ताकि जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं वो इसका बेनिफिट ले सकें। अब है नब वेंचर्स। अभी नाबार्ड के पास भी जो डिपॉजिट्स आती हैं, जो दूसरा इनका इन्वेस्टमेंट होता है, तो उन सब से कैसे से ज़्यादा कैसे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट किया जा सके और नाबार्ड की खुद की भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रहे, तो इसके लिए एक वेंचर ग्रोथ इक्विटी फंड वो नाबार्ड ने किया कि भाई एग्रीकल्चर, फूड एंड रूरल बिजनेस में जो है वो इन्वेस्टमेंट आए और इनकम जनरेशन भी हो। तो इनिशियली 500 करोड़ का वेंचर फंड जो है वो नब वेंचर के थ्रू हुआ, और ये 100% नाबार्ड की एक सब्सिडरी है। यानी कि सारा जो नेटवर्क देना है, कैपिटल करना है, ऑपरेशनल इनसाइट प्रोवाइड करना है, ये सब किसको ध्यान में रख के, रूरल इकोनॉमी को ध्यान में रख के ये काम जो है वो नब वेंचर के थ्रू किया जाएगा। नाबार्ड के बाद में हम आते हैं एग्जिम बैंक में। और नाबार्ड के डेवलपमेंट में देखिए तमिलनाडु सरकार,
कर्नाटक सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार और दूसरी राज्य सरकारों ने भी बहुत उसमें काम किया है। और ये जो नव किसान है उसमें तो सबसे ज़्यादा जो फार्मर प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन थे वो सबसे ज़्यादा बिहार में हैं, तो उन्होंने इसका बहुत बेनिफिट लिया। तो नाबार्ड ने जो बहुत काम किया और आज जो हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देख रहे हैं उसमें नाबार्ड का बहुत बड़ा रोल है। एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, 1982 में बना और पर्पस क्या था? फाइनेंसिंग, फैसिलिटिंग एंड प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड हमारे लिए क्यों जरूरी है पहले वो समझिए। भारत में कोई चीज़ें बनती है और हम बाहर बेचते हैं, इसका हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। और भारत से कोई बाहर से चीज़ें आती है उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। तो ये एक्जिम वर्ड यहाँ से आया है, एक्सपोर्ट का EX और इंपोर्ट का IM, ये मिलके बन गया एक्जिम। अब हमारे लिए क्यों ज़रूरी है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट? जब हम कोई भी वस्तु बाहर बेचते हैं तो हमें पेमेंट किस में मिलता है? US डॉलर में मिलता है, पॉन्ड में मिलता है, यूरो में मिलता है। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है। और यही जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो हमें अपने उसका पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है, पाउंड में करना पड़ता है, यूरो में करना पड़ता है, येन में करना पड़ता है। तो हमारे क्या होता है? हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाता है। इसलिए हर सरकार ये चाहती है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो अच्छा हो, उसके सामने जहाँ तक हो सके इंपोर्ट कम हो। और भारत में भी इंपोर्ट सबसे ज़्यादा, अभी हमारा जो क्रूड ऑयल है वो हमारा इंपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि क्रूड ऑयल भी, जब रिन्यूएबल एनर्जी आ जाए, इलेक्ट्रिक आ जाए, तो क्रूड ऑयल का भी इंपोर्ट कम हो। और दूसरे हमारे जो बड़े इंपोर्ट हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और गोल्ड का। सरकार इसीलिए गोल्ड पे ड्यूटी लगाती है, पूरा हतोत्साहित करती है, गोल्ड बॉन्ड लाए हैं कि भाई गोल्ड का इंपोर्ट कम से कम हो, फिजिकल गोल्ड का, क्योंकि इससे हमारा काफ़ी हद तक हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है। और ये बैंक का जो काम है वो बायर्स क्रेडिट और सप्लायर्स क्रेडिट टू फाइनेंस एंड प्रमोट कंट्री एक्सपोर्ट। और ये जो बैंक हैं वो डायरेक्टली फाइनेंस नहीं करती हैं, ये क्या करती हैं? रीफाइनेंस करती हैं उन कॉमर्शियल बैंक को जो बैंकें इसके लिए लोन देती हैं। यानी कि ये एक तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए बैंकों को रीफाइनेंस करती हैं और वो फिर आगे फाइनेंस करते हैं। डायरेक्टली एक्जिम बैंक लोन नहीं देती है। दूसरा, इन्होंने हाईटेक एक्सपोर्ट यानी नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी तक हमारे कन्वेंशनल चीज़ जाती है, हैंडीक्राफ्ट चले गए, हमारे चावल चला गया, शक्कर का एक्सपोर्ट कर दिया, एग्रीकल्चर फूड एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, हैवी मशीनरी, ये जो चीज़ें हैं, जो हाईली स्किल्ड चीज़ें चाहिए, उनका भी एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, तो इसके लिए उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बनाई और ये कहा कि हम फाइनेंस करेंगे, आप उस तरह की कंपनीज बनाइए और वो कंपनी जब रिसर्च करे, डेवलपमेंट करे और फिर एक्सपोर्ट का काम करे, तो जो फाइनेंशियल पार्ट है उसका, फाइनेंशियल पार्ट से आपको तकलीफ नहीं आएगी, ये एक्जिम बैंक देखता है। एक्जिम बैंक का अगेन हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, इनिशियली कैपिटल 200 करोड़ और पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से इसको शुरू किया गया था और 100% ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक है। यानी इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि डायरेक्ट फाइनेंस नहीं देती, रीफाइनेंस करती है कॉमर्शियल बैंकों को और दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए लोन देते हैं। कोई भी इसमें फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रॉब्लम आए उसको दूर करने का काम एक्जिम बैंक करती है। और तीसरा, ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है प्रोग्राम कि भाई हाईटेक किस तरह से किया जाए, कैपिटल गुड्स किस तरह से किए जाएं, उनको भी ये फाइनेंस देने का काम करती है। एक्जिम बैंक, अब गवर्नमेंट ने इसकी ऑथराइज कैपिटल कर दी है 10,000 से 20,000 करोड़। नाबार्ड की हमने देखी थी ऑथराइज कैपिटल हो गई
30,000 करोड़ 2017 में, और एग्जिम बैंक की हो गई 20,000 करोड़। और इट इज़ द प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कोऑर्डिनेटिंग द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंगेज्ड इन द फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रेड। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड की फाइनेंस सेक्टर को देखने का काम करता है एग्जिम बैंक, और ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है। काम एक ही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, जो फाइनेंशियल पार्ट है वो पार्ट इसको टेक केयर करना है। नेशनल हाउसिंग बैंक, हमने देखा हाउसिंग सेक्टर कोई भी इकोनॉमी के लिए बैकबोन जिस तरह का होता है, क्योंकि ये सेक्टर अगर ग्रो करता है हाउसिंग सेक्टर, तो उसके साथ में कई एक्टिविटीज साथ में होती हैं। हाउसिंग सेक्टर डेवलप करेगा तो बिल्डिंग मटेरियल का सेक्टर डेवलप करेगा, मेटल का सेक्टर डेवलप करेगा। हाउसिंग सेक्टर डेवलप हो रहा है इसका मतलब लोगों का इनकम बढ़ रहा है, और हाउसिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत होता है। यानी कि कितने सेक्टर एक हाउसिंग सेक्टर से अपने आप जुड़ जाते हैं। तो इसके लिए 1988 में नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना की गई, और ये एपेक्स बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी है, और इसकी जो कैपिटल थी जो आरबीआई के पास थी वो 1450 करोड़ में सेंट्रल बैंक ने आरबीआई से ले ली। तो यानी कि ये भी 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक है, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली रखा गया है। अब इसका फंक्शन समझिए। हाउसिंग सेक्टर में जो भी कॉमर्शियल बैंक्स दूसरे इंस्टीट्यूशंस लोन देते हैं उनको रीफाइनेंसिंग का काम नेशनल हाउसिंग बैंक करती है। गवर्नमेंट को हाउसिंग सेक्टर में जो डेवलपमेंट करने हैं वो थ्रू नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से करवाए जाते हैं। तो नेशनल हाउसिंग बैंक का रोल भी, जैसे नाबार्ड का रोल रूरल इकोनॉमिक में है, वो क्या करती है आरआरबी को रीफाइनेंस करेगी, कोऑपरेटिव बैंक्स को रीफाइनेंस करेगी, और रूरल इकोनॉमी में जो काम करना है रिसर्च डेवलपमेंट करना है वो नाबार्ड करता है। उसी तरह हाउसिंग सेक्टर में जो फाइनेंशियल पार्ट है वो देखेगा नेशनल हाउसिंग बैंक। कोई रिसर्च करना है किस तरह से सेक्टर को बढ़ाया जाए, कहीं फाइनेंशियल तकलीफ ना आ जाए, वो सारा काम नेशनल हाउसिंग बैंक देखता है। एग्जिम बैंक ये काम एक्सपोर्ट के लिए करता है, नाबार्ड रूरल इकोनॉमी के लिए, और नेशनल हाउसिंग बैंक हाउसिंग सेक्टर के लिए करता है। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई 1989 में, इसका एक्ट आया, और 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई। यानी कि देखिए कोई भी कंट्री में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जापान जैसा इंडस्ट्रियल डेवलप्ड देश भी, उसकी 50% इंडस्ट्री आज भी स्मॉल स्केल में है। भारत की भी आज भी 60% इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल सेक्टर में है, क्योंकि स्मॉल स्केल सेक्टर में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो है ही, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सीखते हैं, और स्मॉल स्केल से ही फिर मीडियम और लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज जाती हैं। तो सिडबी की स्थापना की गई कि भाई स्मॉल इंडस्ट्रियल को डेवलपमेंट, क्योंकि आईडीबीआई था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो लार्ज को देता था, मीडियम को देता था, और ये इसको बोला भाई आप स्मॉल इंडस्ट्रीज वालों को जो लोन है वो सिडबी देंगे। इसका हेडक्वार्टर किया गया लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% इंडस्ट्रीज है। और अब जो स्मॉल स्केल का नाम हमने कर दिया है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, उनका पूरा जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है वो सिडबी करती है, और सिडबी भी रीफाइनेंस करती है उन बैंकों और इंस्टीट्यूशंस को जो स्मॉल स्केल को मीडियम को लोन दे रहे हैं, और उनको जो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो सिडबी उनको रीफाइनेंस करती है। अभी ये ज़्यादातर सिडबी जो है वो डायरेक्ट फाइनेंसिंग
नहीं करती है। और इसको सब्सिडी बनाया गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में। जैसा कि मैंने बोला, आईडीबीआई लार्ज और उनको लोन देती थी, स्मॉल के लिए सीडीबी का गठन किया गया। एमएसएमई यानी कि मीडियम माइक्रो, एम का मतलब माइक्रो, एस का मतलब स्मॉल और एम का मतलब मीडियम। ये जो सेक्टर है, अब देखिए 38% ऑफ द नेशनल जीडीपी, जो हमारी जीडीपी है वो एमएसएमई सेक्टर से आती है। ये आंकड़े थोड़े आप इंपॉर्टेंटली नोट कर लीजिएगा। 40% एंड 45% शेयर ऑफ द ओवरऑल एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट कहाँ से होता है? वो स्मॉल स्केल सेक्टर, मीडियम स्केल सेक्टर और माइक्रो स्केल सेक्टर से आता है। जिसको पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते थे, उनका भी 2006 से नाम कर दिया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो जिनका 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट हो, यानी छोटे लेवल पे, और टर्नओवर हो जाए 5 करोड़ तक का, वो आ जाएंगे आपके माइक्रो में। ये डेफिनेशन आप जान रखिएगा। एज ऑफ नाउ ये डेफिनेशन है, एग्जाम देने से पहले एक बार उसको कंफर्म कर लेना। क्यों? कि सरकारें इसको बदलती रहती हैं। जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, पहले 1 करोड़ टर्नओवर और 10 लाख कैपिटल थी, अब वो 1 करोड़ और 5 करोड़ हो गई। स्मॉल के लिए 10 करोड़ कर दिया और टर्नओवर कर दिया 50 करोड़, और मीडियम के लिए 50 करोड़ और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़, यानी 1 करोड़ और 5 करोड़ टर्नओवर 5 गुना, तो आप आ जाएंगे स्मॉल में। 10 करोड़ और 50 करोड़ एनुअल टर्नओवर तो आप मीडियम में, और 50 करोड़ से 250 करोड़ में आ जाएंगे तो आप आ जाएंगे मीडियम में। क्षमा कीजिए, स्मॉल में 10 करोड़ और 50 करोड़, और मीडियम में 50 करोड़ और 250 करोड़, यानी कि 5 गुना टर्नओवर कर दिया आपका। 1 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ टर्नओवर, 10 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ टर्नओवर, 50 करोड़ कैपिटल और 250 करोड़ आपका टर्नओवर। तो ये स्मॉल, मीडियम और माइक्रो की आपको डेफिनेशन दे दी गई है। तो आज का हम ये डेवलपमेंट बैंक का जो है वो यहीं पूरा करते हैं। और आपको नाबार्ड पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं। नाबार्ड का फादर कौन थे? फादर ऑफ द नाबार्ड हम किसको कहते हैं? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? आरआरबी को रेगुलेट कौन करता है? इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। धन्यवाद।